नमस्कार। नागपुर टुडे लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आप सबका स्वागत है। मैं एस.एन. विनोद अपने वरिष्ठ सहयोगी जोसेफ राव के साथ हाजिर हूँ आज फिर देश की सर्वाधिक चर्चित सुर्खियों पर चर्चा के लिए। चलिए सीधे चलते हैं। आज की सर्वाधिक चर्चित सुर्खी फिर वही ईडी। कल जो एक घटना हुई उससे पूरा देश स्तब्ध है। लोकतंत्र का हर समर्थक स्तब्ध है कि लोकतांत्रिक आज़ाद भारत में यह कैसे संभव हुआ। बता दो, आप जानते भी होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के जांच प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी कर रही है। राहुल गांधी से पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, अन्य नेताओं से पूछताछ हुई। लेकिन कल राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता, उनसे पूछताछ करनी थी तो ईडी ने क्या हरकत की। जी हाँ, हरकत। राज्यसभा का सत्र चल रहा है। सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। दिन को 12:30 बजे ईडी उन्हें समन करता है कि अभी आ जाओ। कार्यवाही चलते हुए राज्यसभा की किसी सांसद को अर्थात राज्यसभा के सदस्य को बुलाया जाना क्या एक घोर आपत्तिजनक नहीं? उन्हें सुबह बुलाया जा सकता था, 5 बजे के बाद सत्र खत्म होने के बाद बुलाया जा सकता था। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी या जरूरत थी कि पीछे बुलाया जाए? राव साहब, इसमें जो एक पहलू और आता है उस पर मैं चाहूँगा आप प्रकाश डालेंगे। जब उन्हें समन किया कि बुलाया गया, सदन के अंदर खड़े होकर खड़गे साहब ने पीठासीन अधिकारी को बताया कभी ऐसा ऐसा समन मिला है, मुझे जाना है। लेकिन पीठासीन अधिकारी मौन रह गए, जबकि उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए था। मेरी दृष्टि में, आप अपनी राय देंगे, मेरी दृष्टि में यह ईडी की कार्रवाई न केवल खड़गे बल्कि संपूर्ण संविधान और विधायिका का अपमान है। उसकी अवमानना है। यह ईडी ने अपने को संसद से ऊपर समझ लिया, जबकि संसद लोकतंत्र में सर्वोच्च स्थान रखता है, उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। आज एक ईडी जैसी जांच एजेंसी सदन की कार्यवाही के बीच एक सदस्य को समन करती है, बुला लेती है, उसको मजबूर करती है। क्या यह हमारे लोकतांत्रिक भावना के प्रतिकूल और विधायिका तथा संविधान का अपमान नहीं है? ये घोर अपमान है ये संसद का और देश की लोकतंत्र प्रणाली पर। जी, संसद इस देश का सबसे बड़ा स्थान है, सर्वोच्च स्थान है, सार्वभौम है, सोवरेन है। और वहाँ कोई संसद सदस्य अपने पार्टिसिपेट करने के लिए सदन में मौजूद है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहाँ पर ईडी के अधिकारी उसको समन्स से बुलाते हैं। ये तो उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने संसद को भी छोड़ा नहीं। और सदस्य से आपको पूछताछ करने का पूरा अधिकार है, मगर कोई टाइम, कोई समय, कोई जगह ये तो निश्चित होनी चाहिए। और आप संसद में बैठे हुए संसद सदस्य को बुला रहे हैं जबकि संसद की कार्रवाई शुरू है। और सबसे मजे की बात जो है, काला दिन मैं कहूँगा कल का, कि पीठासीन अधिकारी को जब ये बताया गया तो वो भी शांत है, मौन रह गए। एक शब्द नहीं आपको वहाँ रक्षा करने के लिए बिठाया है। आप नहीं, संसद सदस्यों के मान सम्मान की रक्षा का दायित्व पीठासीन अधिकारी पर है। आपको संविधान की रक्षा के लिए बिठाया गया है। आपको संसद सदस्यों के मान सम्मान, प्रतिष्ठा और संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए बनाया है। बिल्कुल बिठाया वहाँ पर। और ईडी जैसी संस्था जिसका गठन संसद के कानून से ही हुआ है, वो अधिकारी इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि एक
जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में कांग्रेस के माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको आप समझ दे के उनको सदन के बाहर बुला रहे हैं, ये तो बहुत ही सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है। और मुझे ऐसा लगता है इसका सारे विरोधी पार्टियों ने इसका विरोध करना चाहिए, इसका निषेध करना चाहिए। और जो लोग सरकार में हैं, देश के गृह मंत्री जो सीधे तौर से या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईडी का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ रेड हो रहा है, कहाँ कहाँ पूछताछ हो रही है या उनको जानकारी है, वो भी शांत है। इस तरह से संसद की अवमानना हो रही है, डिवैल्यूशन हो रहा है, हमारे लोकतांत्रिक पद्धति का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का अवमूल्यन हो रहा है कि आप संसद में बैठे एक सदस्य को ईडी जैसी संस्था, ठीक है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए होंगे और कर भी रहे होंगे, हो सकता है उनको पूरा अधिकार है संसद सदस्य को बुलाने का, मगर जो अंदर बैठा हुआ है सदस्य जो पार्टिसिपेट कर रहा है सदन में, उसको आप बुला रहे हैं, वो तो समय जरा बराबर नहीं है। और उसका मुझे लगता है आज सारे विरोधी पार्टियों ने और जो सेंसिटिव लोग हैं उन्होंने इसका विरोध करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल जैसा राव साहब ने बिल्कुल सही कहा कि यह अवमानना है विधायिका की, यह अवमानना है संविधान का और अपमान है। ऐसे में सर्वाधिक जो दुखद पहलू उभर कर सामने आया, जैसा राव साहब ने बताया, कि पीठासीन अधिकारी का मौन रह जाना। ध्यान दें, राज्यसभा के सभापति देश के उपाध्यक्ष, समझ कर उपराष्ट्रपति हैं, देश के उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं। यह उनका संवैधानिक दायित्व है कि संसद के सदस्यों के मान सम्मान की रक्षा करें। और यह उससे एक सदस्य विशेष के मान सम्मान की रक्षा की बात नहीं है, यह पूरे संसद का मान सम्मान, उसकी गरिमा की रक्षा की बात है। यह उनका दायित्व है। ऐसे में उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है उपराष्ट्रपति के लिए अर्थात सभापति के लिए कि वे ईडी के खिलाफ, इस शर्मनाक कार्रवाई के लिए ईडी के खिलाफ कदम उठाएं, कानूनी आवश्यक कदम उठाएं और आवश्यकता पड़ने पर कानून सम्मत दंड भी उन्हें दिया जाए। क्योंकि ध्यान रखिए कि अगर इस प्रवृत्ति पर तत्काल अंकुश नहीं लगा तो इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, बराबर, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। और जो आरोप आज लग रहे हैं, विपक्ष की ओर से लग रहा है, आम जनता के मन में भी ये बात है कि शनै शनै देश की संवैधानिक संस्थाओं को जो समाप्त किया जा रहा है, जिससे कई बार और अब तो जैसे अपने ईडी जैसी संस्था ने सीधे सीधे संसद पर हाथ डाल दिया, संसद पर। तो इसके लिए क्या प्रतिरोधात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, यह आवश्यक है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इस संबंध में बताएं। देखिए, माननीय राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति है माननीय श्री वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है आजकल में और नए उपराष्ट्रपति को चुनाव होगा। मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कहा जाता है कि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, उनको पार्टी में काम करने का अनुभव है, राज्यसभा में काफ़ी साल रहे। ये सब बातों को देखते हुए ऐसा लगता तो मुझे कल वो जो है अपना जो वेंकैया नायडू का जो सही चरित्र है वो कल वो रिफ्लेक्ट करेंगे और ईडी के लोगों को डांट डपट करेंगे, या संसद सदस्य जिनको बुलाया गया है माननीय विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनसे कहते हैं कि नहीं, आप नहीं मत जाइए, इसके लिए संसद जवाबदार रहेगी। बिल्कुल, आप जो भी जवाब आएगा वहाँ से पूछा जाएगा, हम लोग जवाब देंगे। बिल्कुल, संसद जवाब देगी कि वो कार्यकाल उनका आज दिन भर की चर्चा के बाद जब संसद की कार्रवाई स्थगित होगी या कल तक के लिए या आज का दिन का कामकाज खत्म होगा, उसके बाद आप जा सकते हैं। मगर ऐसा उन्होंने नहीं किया, ये तो बहुत दुख की बात है। हालांकि उनसे ये उम्मीद थी कि वो अभी जाते जाते आखिरी में उनका ये अंतिम सत्र है, 2-4 दिन ही बचे उनके लिए, तो शायद ऐसा कोई कदम उठाते, मगर उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया। ये भी बड़े एक दुख की बात है। बिल्कुल, जैसे कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपका। अगर इस पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं
सत्तारूढ़ दल पर और सरकार पर कि सरकार अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने, धमकाने और उनका मनोबल तोड़ने के लिए कर रही है, इस आरोप की पुष्टि हो जाती है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। फिर वही, आज 5 तारीख है, मंत्रिमंडल का विस्तार अभी भी अधर में लटका हुआ है। हालांकि फिर इसे जोड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की, लेकिन जिस तरह की खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं उससे ऐसा लगता है, और हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं, कि कहीं न कहीं असंतोष के स्वर धीरे धीरे उभर रहे हैं सदस्यों के बीच में। विशेषकर एकनाथ शिंदे गुट, जो शिवसेना, मूल शिवसेना से अलग होकर उसने अपना गुट बनाया और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से यहाँ सरकार बना ली। उनके नेता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं। शायद उस गुट में कहीं न कहीं असंतोष व्याप्त है। कई तरह की खबरें आ रही हैं और आज 1 महीने से कहीं ज़्यादा हो गए। सरकार, वैसे आप तकनीकी रूप से कह सकते हैं कि सरकार है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, लेकिन जो कि कोई विभाग का कोई मंत्री कहीं नहीं है। सफाई अपनी जगह, तर्क अपनी जगह, हकीकत यह है सारे काम ठप है, सारे काम ठप है और इसका सीधा सीधा असर पूरे महाराष्ट्र प्रदेश पर पड़ रहा है, प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है। ऐसे में इसके लिए अगर जवाबदेही निश्चित करने की बात आती है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, हम लोग रोज इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को याद होगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज है, कल है, इस तरह से जो है मामला टलता जा रहा है। अब तो सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये 15 अगस्त के पूर्व हो जाएगा, मतलब 10 दिन और। देखिए, अभी 2 दिन की कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश एम बी रमन्ना की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय खंडपीठ इसकी रोज इस पर सुनवाई हो रही थी। अभी ये मामला जो है, अभी 8 तारीख को शायद फैसला आएगा, ऐसा कल की अदालत की कार्रवाई में कहा गया कि हम इसके ऊपर फैसला जो है सोमवार को सुनाएंगे, यानी 8 अगस्त को सुनाएंगे। इस बीच एक मज़ेदार बात ऐसी हुई है कि हालांकि ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो चुनाव आयोग है उसको एक एडवाइजरी दी है, उससे सुझाव दिया है कि आप चुनाव चिन्ह जो है धनुष बाण, उसके ऊपर कोई फैसला ना ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में नहीं है ये उनको डायरेक्शन देना। मगर वो सुझाव दिया है। अभी सुझाव को वो इलेक्शन कमीशन के लोग कितना उसका पालन करते, या दोनों में फिर से टसल भी होता है कई बार, 2 बड़ी संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशंस में कभी कभी टसल भी होता है अधिकार को लेकर, या हमारा अधिकार है, हमारे बीच में कोई इंटरफेयर ना करे, ऐसा भी हो सकता है। मगर कल उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा हल्का सा उनको सुझाव दिया है कि आप कोई निर्णय ना ले। इसका मतलब ऐसा उनको भी लग रहा है कि शायद चुनाव आयोग कोई दबाव में, किसी प्रभाव में, या अपने विवेक से कोई निर्णय ले और माननीय एकनाथ शिंदे के ग्रुप को मान्यता देते हुए जो धनुष बाण है उनके हवाले कर दे। ऐसी आशंका को देखते हुए कल सर्वोच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है उन्होंने एक ऐसा मौखिक जो है ऐसा एक सुझाव दिया है चुनाव आयोग को। अभी चुनाव आयोग के अधिकारी क्या करते हैं उसके ऊपर फैसला लेते हैं, ये बात सुनते हैं, ये तो 1-2 दिन में आज ही मालूम पड़ेगा, आजकल में, क्योंकि 8 तारीख को अगर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर अंतिम फैसला आने वाला है। शायद फैसला किसके पक्ष में जाएगा तो कहा नहीं जा सकता है, मगर अगर चुनाव आयोग ऐसा कोई फैसला लेता है तो ये इन्फ्लुएंस करेगा। देखिए, ये इन्फ्लुएंस ना करे, इसलिए उन्होंने ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप इसके ऊपर कोई फैसला नहीं। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे मौखिक निर्देश कर सकते हैं, है ना, और इसे चुनाव आयोग को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि
तकनीकी रूप से अगर नहीं मांगते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो चूंकि अभी ये मामला यहाँ समाप्त नहीं होता है, ये मामला आगे जाएगा, सरकार गठन के बाद भी फिर न्यायालय में मामला जाएगा, तो उनको न्यायालय के शरण में जाना है। इसलिए न्यायालय के इस अनुरोध बोल लीजिए, आदेश बोल लीजिए, निर्देश बोल लीजिए, उसे मानने के लिए चुनाव आयोग मजबूर है। और इसमें चूंकि कहा कि ये मूल मुद्दा जो है, असली शिवसेना कौन है, इस पर फैसला देना है और इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा ना। और अगली तारीख जो सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त की पड़ी है, उसकी प्रतीक्षा भी चुनाव आयोग को भी करनी चाहिए, क्योंकि यह तो मधुर शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह हमारा अनुरोध है, आप देख लो, ये काफ़ी अपने आप में, तो इसलिए कर दें। लेकिन अब जो मूल मुद्दा जो मैंने कहा हो गया कि ये जो असंतोष की जो बात आ रही है ना, तो इसका असर तो अगर तत्काल कोई मंत्रिमंडल का गठन हो भी जाता है, बावजूद इसके भविष्य को लेकर आशंका तो बनी ही रहेगी। आशंका तो बनी हुई है, जैसे आपने बताया, मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर अभी तक जितने अटकलें लगाई गई है, जितने कयास लगाए गए हैं, वो अभी तक उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। और अभी आपने बताया कि कहीं ऐसा बोला है कि 15 अगस्त के पहले करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार है। ये सब इसलिए कहा जा रहा है कि शायद उनको, सभी लोगों को उम्मीद है, कम से कम जो सत्तारूढ़ पक्ष है उनको ये उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। और 8 तारीख को जो है, सोमवार को, शायद सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय कोई फैसला ले और ये हमारे पक्ष में आएगा। इसलिए बाद में फिर 2-3 दिन छुट्टी वगैरह है, 14 तारीख, 15 को तो विस्तार नहीं हो सकता, इसलिए उसके पहले वो जो है कोई मुहूर्त देखकर या जो भी आप समझ लीजिए, ये इसलिए वो लोगों ने 15 के पहले कहा है। मगर अभी सारा दारोमदार जिसको हम कहते हैं, सारा खेल जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर है, जो सोमवार को आएगा, शायद दोपहर तक या शाम तक आएगा। अगर शाम तक इनके पक्ष में आता है और ये लोग निलंबन की कार्रवाई से बच जाते हैं 16 विधायक, तो समझिए उसी दिन या दूसरे दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अगर इसमें और कोई फैसला आता है जो अड़चन में डाल सकता है इन लोगों को, तो फिर शायद कहा नहीं जा सकता क्या होगा, सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा कोई फैसला नहीं देगा, मुझे लगता है कि जिससे वो कुछ लोग इससे विचलित हो जाए, डिस्टेबलाइज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और आपने रही जो बात, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, आपने कहा है कि चुनाव आयोग जो है मजबूर है, बाध्य नहीं है, मगर ये मैंडेटरी नहीं है उनके ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट की बात सुने, क्योंकि कई बार दोनों इंस्टीट्यूशन में एक ईगो क्लैश रहता है, वर्चस्व की लड़ाई रहती है। हम सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों लड़े, जब फैसला होगा लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट पे, तब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। अभी हम पर दबाव क्यों डाल रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम तो स्वतंत्र है। ये इस तरह का एक भावना रहती है ब्यूरोक्रेट्स में और ये जजेस में, इनका जो ईगो रहता है, ये अलग अलग जगह, अपनी जगह दोनों बराबरी पर है। मगर कल बोलने के बाद में थोड़ा सा अंडर प्रेशर है इलेक्शन कमीशन, ये बात तो सही है। नहीं, सही है कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता के बावजूद, ठीक है, तकनीकी रूप से वो बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहता है मौखिक रूप से तो उसे माने ही, लेकिन एक प्रकार से वो आदेश अगर नहीं है तो निर्देश तो अवश्य होता है। ऐसी स्थिति में समझता हूँ कि जो कहा है कि 8 तारीख तक कोई ऐसा निर्णय नहीं ले, लगता है कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे। और अब चूँकि बात आ ही गई, वो तो सत्ता पक्ष की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात आ गई है, 15 अगस्त की 1 तारीख में बता रहे हैं लोग, आज 5-10 दिन का है, इसलिए ऐसा लगता है कोई ऐसा टकराव नहीं होगा। और चूँकि यह मामला आंतरिक असंतोष का भी है, अभी जैसे खबर मिली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अस्वस्थ हो गए, दिल्ली जाना था, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अकेले दिल्ली गए हैं उस चर्चा के लिए। ये सब बातें बहुत सारे संकेत देती हैं। फिलहाल राज्य के हित में हम तो यही चाहेंगे कि हर मामला बहुत सरलतापूर्वक निपट जाए, इसका कोई असर
शासन प्रशासन पर नहीं पड़े, जिससे कि राज्य के विकास कार्यक्रम रुक जाए, सुचारू रूप से, है ना, चलते रहे, उसमें कोई बाधा नहीं बाधा है। ना हो। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और हम कल फिर मिलेंगे इसी समय प्रेस क्लब में नई सुर्खियों पर नई चर्चा के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।